in absence of external potential difference across it, across जो भी across y है ना, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। देखिए अब यहां देखिए, मान लीजिए ये कंडक्टर है, ध्यान से समझिएगा, यहां पे कोई यहां पे बैटरी नहीं लगी है, समझ गए, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, कुछ नहीं है इधर, समझ गए। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ इस प्रकार होंगे, काफी सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में, याद रखिएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलो यहां पे देखिएगा, समझिएगा इस चीज को। अभी इस इलेक्ट्रॉन्स के पास मोशन होगा क्या, बताइए, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास मोशन होगा क्या, क्यों? अब सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास मोशन होगा बट वो रैंडम मोशन होगा। कैसा मोशन होगा? इलेक्ट्रॉन के पास मोशन होगा बट वो मोशन कैसा होगा? रैंडम मोशन होगा। समझ में आ रही मेरी बात? इलेक्ट्रॉन्स के पास, इलेक्ट्रॉन्स हैव रैंडम मोशन। अब ये क्यों होगा? इंपॉर्टेंट बात कि सर ये रैंडम मोशन है क्यों इन पे? अगर इसका टेम्परेचर नॉन जीरो है, अगर इस कंडक्टर का टेम्परेचर, समझ गए, एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर मान लें 27 डिग्री 300 केल्विन, कितना, कि अगर मैं इसका टेम्परेचर 300 केल्विन मान लेता हूं तो इनके पास थर्मल काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स के पास? अरे थर्मल एनर्जी होगी। अच्छा अच्छा, थर्मल एनर्जी कितनी होगी इनके पास? 3y2kT, 3y और हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, यहाँ पे जो v होता है वो आरएमएस होता है, वो कौन सा वाला होता है बोलिए? आरएमएस। और ये k यहाँ पे क्या होता है बताइए? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻23। अब यहां से आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, या क्या रख दीजिए, तो यहां से वी आर एम एस निकालोगे आप, ध्यान दीजिएगा, क्या निकालोगे, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 3 इंटू के अपॉन, मतलब इंटू टी अपॉन मैम, इसका यहां से वेलोसिटी निकालोगे तो अप्रोक्स ये 10 की पावर 5 के आसपास आएगा। कितना आएगा ये? 10 की पावर। तो ये इतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर क्या कर रहे होंगे? यूनिफॉर्म मोशन, रैंडमली इधर उधर नाच रहे होंगे, समझ गए ना? अब इससे क्या होगा? अब इनकी वजह से करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा? तो सर फिर तो करंट आना चाहिए था, मोशन है तो करंट क्यों नहीं आया फिर? हाँ बताइए, आपस में कैंसिल कर देंगे। और आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे ये बच्ची ने बोला कि रैंडम है सर, तो एक इलेक्ट्रॉन ने अगर इधर मोशन किया मान लीजिए, उसी समय कोई ना कोई इसके करस्पॉन्डिंग तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आया होगा, तो दोनों की वजह से नेट करंट उस क्रॉस सेक्शन में कितना हो गया होगा? 0 हो गया होगा। वैसे इनका जो मोशन होता है कुछ ऐसा होता है कि ये भागते दौड़ते हैं, थोड़ा सा इधर बना रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन का सेपरेट मोशन, वैसे मैं बनाऊंगा, तो कुछ ऐसा मानिए, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये कुछ तो भी करके रैंडमली ऐसा होता है। और आप ये मान के चलिए कि एक टाइम इंटरवल में ये कहाँ होते हैं बोलो? नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है इनका। कैसा होता है? 0 होता है बेटा। कैसा होता है बोलिए? 0 होता है नेट। कैसा होता है? 0। कैसा होता है? तो नेट, अगर नेट ड्रिफ्ट ही नहीं है किसी क्रॉस सेक्शन पे, अगर किसी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट ही नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं बात करूं कि ये वायर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया था कंडक्टर का, तो ध्यान दीजिएगा, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ये, अगर मैं एक, अभी मैं कुछ देर में आपके लिए कुछ टर्म से डिफाइन करूंगा, जैसे एक फ्री मीन पाथ, क्या डिफाइन करूंगा अभी? फ्री मीन पाथ। और एक 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 यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम, क्या डिफाइन करेंगे बच्चे हम यहाँ पे अभी? रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर मैं रिलैक्सेशन टाइम की मैं बात करूं,
समझ गए? तो क्या होता है और फ्री मीन पाथ क्या होता है, तो देखिएगा ध्यान से, आप देखना ये मुड़ा है ऐसे, तो क्यों मुड़ा पता है आपको? ये कहीं ना कहीं टकराया होगा इलेक्ट्रॉन से, दूसरे इलेक्ट्रॉन से कहीं ना कहीं, या किसी चीज से ये अंदर टकराया। टकराने के बाद लेकिन इस पे क्या था, टेम्परेचर तो अभी भी है, तो टकराने के बाद फिर से वेलोसिटी ले लेगा ये, अरे भाई फिर से स्पीड लेगा कि नहीं लेगा, तो फिर से ऐसे 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 भागता रहेगा ये। समझ गए मेरी बात? लेकिन दो कोलिजन के बीच में इसका पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। कैसा है बोलिए? स्ट्रेट लाइन पाथ है इसका। दो कोलिजन के बीच में इसका पाथ कैसा है? अब ध्यान दीजिएगा कि ये कई बार कोलिजन हो रहा है, कई बार क्या हो रहा है इसका? कोलिजन हो रहा है। नेट ड्रिफ्ट कितनी है इसकी? 0। नेट ड्रिफ्ट कितनी है इसकी? तो एक्चुअल में आप ये कह सकते हो कि नेट ड्रिफ्ट 0 मतलब बिल्कुल भी अपनी जगह से हिला ही नहीं, कुछ ऐसा कह सकते हैं क्या? अरे भाई हाँ या ना? तो बिल्कुल नहीं हिला है, इसका मतलब कोई भी मोशन इसका नहीं है। एक तरीके से ये कह दो नेट मोशन 0 है इसका, इसलिए नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगी, एवरेज मोमेंटम भी 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे भाई हाँ या ना? ठीक है कि नहीं? तो इसमें यहाँ पे नेट करंट नहीं है, क्योंकि इस पे नेट ड्रिफ्ट नहीं है। क्या नहीं है? नेट। अगर इस पे नेट ड्रिफ्ट आ जाती तो पक्का ये कैसा हो जाता बोलिए? तो फिर पक्का ये आगे खिसक जाता, तो उस क्रॉस सेक्शन पे कुछ चार्ज मूव कर जाते, तो वहां पे करंट आपको दिख जाता, पर अभी करंट दिखने वाला नहीं है। चलिए अब फ्री मीन पाथ क्या होता है वहां देखिए। फ्री मीन पाथ होता है बच्चों कि दो कोलिजन के बीच में, दिस इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स। नहीं आया समझ? अरे भाई हाँ या ना? व्हाट इज फ्री मीन पाथ? इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। व्हाट इज द रिलैक्सेशन टाइम? जो दो कोलिजन के बीच में लगने वाला टाइम होगा, एवरेज टाइम, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो फ्री मीन पाथ की क्या डेफिनेशन होगी बताइए? इट इज द एवरेज डिस्टेंस, या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकता हूं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना ये। तो कैसे चल रहा है बोलो? कवर्ड बाय an electron between two successive, अरे भाई हाँ है ना? टू सक्सेसिव, यहां पे डबल एस आएगा कि क्या आएगा? कोलिजन, तुम देख लेना अपने हिसाब से। डबल एस, टू सक्सेसिव कोलिजन्स। अब रिलैक्सेशन टाइम बिल्कुल यही हो गया सिंपली, इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव collision between the electrons। अच्छा, इसका जो नोटेशन है वो टाउ है, इसका जो नोटेशन है वो है लैम्डा, है ना? तो एक तरीके से लैम्डा को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, देखो कैसे। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स। बिल्कुल ऐसे भी कह सकते हो, ठीक? ऐसे टाइम के लिए भी कर सकते हो, टाउ टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स। कुछ ऐसे भी कह सकते हो। अच्छा, एक और बात, इसका जो ऑर्डर होता है बच्चे, इसका जो ऑर्डर होता है वो 10⁻⁻10 मीटर, मतलब एंगस्ट्रॉम के मीटर का होता है। किसके ऑर्डर का होता है? एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का, हाँ या ना? अरे भाई बात समझ गए कि नहीं? किसके ऑर्डर का होता है? और ये जो होता है ये 10⁻14 के ऑर्डर का होता है,
इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है 10⁻⁻14 कुछ इस तरीके से होता है। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत कम समय, समझ रहे हो ना, बहुत कम समय कॉलिजन के बीच में। और आप ये भी कह सकते हो कि दो कॉलिजन के बीच की डिस्टेंस भी बहुत कम है। बोलो है कि नहीं है? और हम जो भी ये चीज डिफाइन कर रहे हैं वो कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए कि नहीं? जो भी कंडक्टर के अंदर है वो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यहाँ पे हम कहेंगे 0 है। उस कंडीशन में हम ये चीजें डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज? यहाँ पे देखिए, क्लियर है ये चीज? यहाँ पे ये चीज क्लियर है आपको? ये भी चीज क्लियर है आपको? यहाँ कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, आपको ये भी चीज क्लियर है कि फ्री व्हील पाथ क्या होता है? कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक? रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है ये भी क्लियर है? बताइए बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? एकदम क्लियर? कोई डाउट? लिख लो जल्दी। फिर मैं बताता हूं आपको कि प्रेजेंस में क्या होगा। इस पे छोटा सा क्वेश्चन कैसे आ गया? फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन in 1 minute, in 1 minute inside the conductor, है ना, inside the conductor in absence of potential difference। बताइए कितना आंसर आएगा? बताइए, बोलिए क्या आंसर आएगा? हाँ, V इंटू टी। तो V क्या लोगी? हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये। जो डिस्टेंस आ जाएगी, है ना, बिल्कुल सही बोला आपने, बोलेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन इस वेलोसिटी में कौन सी वेलोसिटी होगी? VRMS थर्मल वाली वेलोसिटी। तो 10⁵ मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 1 मिनट बोला है तो 60 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6 इंटू 10⁻6 मीटर। इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, देखो 1 मिनट के अंदर। समझ पा रहे हो आप? बहुत ज्यादा। इस पे इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन बन सकता है, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे, है ना। ये हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग चीज है कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस देखना है ना। हम लोग यही करते हैं कि एक बार जैसे बैटरी लगा दी तो उसमें करंट फ्लो करने लग जाता है ना। तो अभी हम जो भी बैटरी लगाएंगे वो डीसी बैटरी लगाएंगे। कैसी बैटरी लगाएंगे? डीसी बैटरी का मतलब क्या है? बोलो, डायरेक्ट करंट। बैटरी वर्ड का मतलब ही यही होता है कि बैटरी क्या सप्लाई करती है? डायरेक्ट करंट सप्लाई करती है। ठीक है कि नहीं? चलिए, अब यहां पे देखिए, ये एक कंडक्टर है, चलो यहां पे देखिए, ये वोल्टेज का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने वोल्टेज बोला, वोल्टेज क्या बोला मैंने? तो वोल्टेज मींस पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं कभी कभी ये वर्ड यूज करूंगा तो आगे याद रखना, है ना। वो वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। चलिए, अब यहाँ पे देखना, यहाँ बेटा क्या है? ये पॉजिटिव है, ये प्लस है। ये बड़ी डंडी किससे डिनोट करते हैं? और छोटी डंडी, ये लो पोटेंशियल होता है और ये हाई पोटेंशियल। अच्छा, आप ये बताइए, मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जाती है? बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जाती है? पॉजिटिव से हाई टू लो। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना दूं मैं? कोई समस्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, है ना। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिएगा, ये लेंथ मान लेता हूं कंडक्टर की L। कितनी लेंथ हो गई ये? L। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इन पे फोर्स किधर लगेगा? सोचो,
यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं किधर लगेगा? अच्छा ये सोचो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को खींचेगा अपनी तरफ, हाँ या ना? अरे बोलो। और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये कैसा टर्मिनल है? तो नेगेटिव इस नेगेटिव को धक्का देगा। अरे भाई हाँ या ना? तो इसका मोशन इसकी तरफ हुआ कि नहीं हुआ? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई हाँ या ना? या आप ये कहो कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन में फोर्स कैसे लगाएगा? इधर लगाएगा कि नहीं? ई इंटू ई। बोलो इसमें कोई समस्या तो नहीं? तो समझने के कई कई तरीके हो सकते हैं। या तो आप ऐसे सोच लो कि यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, और यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या दे रहा है? धक्का दे रहा है। एक ही बात है। इस तरीके से भी मोशन किधर हो रहा है बेटा? है ना, राइट से लेफ्ट की तरफ हो रहा है। अच्छा अगर ऐसे सोचे हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किधर है बेटा? राइट की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन का फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट की तरफ। किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा कि नहीं? तो दोनों ही तरीके से ये आएगा किधर? इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ। किधर आएगा बोलो? तो इलेक्ट्रॉन्स आपके सर्किट में कुछ ऐसे रहेंगे, अंदर जाएंगे ऐसे, है ना, इस तरीके से। अच्छा जिधर ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करता है? अब ध्यान दीजिएगा, जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेंटली इसके अंदर भी जाएंगे। ये बात समझ गए कि नहीं आप? जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें कहां जाएंगे बेटा? अंदर। पहले ये कंडक्टर कैसा था? न्यूट्रल था। कैसा था बोलिए? अब एक बात बताओ, जितने यहां से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज निकला, इलेक्ट्रॉन निकले, उतने इलेक्ट्रॉन यहां से अंदर चले गए, तो हर इंस्टेंट में ये कैसा रहा? न्यूट्रल। कैसा रहा ये? तो करंट कैरिंग वायर भी क्या होता है? न्यूट्रल, क्योंकि वो पहले भी न्यूट्रल था। क्यों था? जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही कौन थे? प्रोटॉन थे। कोई चार्ज तो था नहीं उसमें एक्सटर्नल। अरे भाई आया ना? इस वजह से करंट कैरिंग वायर भी अब क्या रहता है? हमेशा न्यूट्रल। अब यहाँ पे थोड़ा समझना, एक इलेक्ट्रॉन की कहानी बताता हूं आपको कि इसके अंदर क्या हो रहा होगा। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ये इधर है बेटा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ऐसे। अरे सुन रहे हो क्या? सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इधर है, ऐसे है ना। चलिए अब देखना, ये इलेक्ट्रॉन पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, एक क्या लगेगा? एक फोर्स E इंटू ई। अब देखिएगा, मान लीजिए इसकी स्पीड स्टार्टिंग में इधर हो रही होगी सपोज। अब वो तो रैंडम मोशन तो किधर भी हो सकती है ना स्पीड। तो अब ये जाना तो इधर चाहता था, लेकिन जा पाएगा क्या? क्योंकि इधर फोर्स है, तो ये कुछ ऐसी मोशन होगा इसका। अब यहाँ टकरा गया, यहाँ क्या हो गया ये, और टकराने के बाद इसकी स्पीड थोड़ी सी ऐसे हुई, लेकिन फोर्स तो अभी भी ऐसे है, तो फिर ये कैसे हो जाएगा? ऐसे कुछ तो भी होगा कि नहीं होगा? बोलो। अरे भाई हाँ या ना? तो ऐसे करते 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 ये ऐसे जो भी है कुछ तो भी है, मतलब जो भी करते करते क्या हो जाएगा, इसके पास एक नेट ड्रिफ्ट आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे जा रहा है जा रहा है, और एक टाउ में अगर मैं थोड़े से एक टाइम इंटरवल में देखूं, मान लीजिए तो एक तरीके से ऐसा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ओवर अभी भी फोर्स ऐसे, तो एक तरीके से इतना ड्रिफ्ट कर गया ये देखिए ध्यान से, कर्व पहले ये क्या था? ये स्ट्रेट लाइन था, ये पाथ पहले ये क्या था बोलिए? लेकिन अब क्या है? ये एक नॉन लीनियर कर्व। समझ में आ रही है मेरी बात? ये कैसा क्या हो गया? ये नॉन लीनियर कर्व। स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? कर्व की। समझ गए कि नहीं? कर्व बन गया, कुल मिला के कर्व ऑप्शन लगाएंगे। स्ट्रेट लाइन ऑप्शन आए कि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए दो कॉलिजन के बीच में इसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा? कर्व होगा। कर्व में सब तरीके का चीज आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन भी आ जाएगा और सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। लेकिन स्ट्रेट लाइन तो सिर्फ एक कर्व का एक पार्ट है ना। तो एक तरीके से मैं कर्व ही लिख देता हूं। क्लियर है ये? अरे भाई हाँ या ना? चलिए अच्छा, ड्रिफ्ट हो गया मेनली, क्या हो गया? और सिंपली एक फोटो बनाऊं इसका, तो कुछ ऐसे मान लो कि यूं 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 कुछ भी ऐसे 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 रैंडम ऐसे, ये इतना ड्रिफ्ट हो गया ये। अरे भाई हाँ या ना? रैंडमली ऐसे होगा। कर्व है, ये सारे कर्व बनाने होंगे आपको, है ना। क्लियर है ये चीज, है ना। और सिंपल भाषा में रिले रेस मान लो इसे आप। क्या मान लो बच्चों? ये क्या होता है? देखो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है ये?
ऐसा नहीं होता कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया फिर इसको छुआ फिर इसको भी भाग गया, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो मान लीजिए कि ये इतना ड्रिफ्ट कर गया, समझ गए ना, इतना ड्रिफ्ट कर गया। क्लियर है ये चीज, इतनी डिस्टेंस चल गया ये यहां से यहां तक टाउ टाइम में। कितने टाइम में? टाउ टाइम में, समझ गए ना। ये यहां से यहां चल गया, फिर इससे कोलिजन किया तो ऐसे मान लो कि फ्री आगे चला गया आगे चला गया। तो एक बात बताइए, अगर मैं कहीं भी क्रॉस सेक्शन एरिया देखूं तो इस क्रॉस सेक्शन से नेट तो ये चार्ज निकल गए ना। अरे नेट ड्रिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? अरे नेट ड्रिफ्ट हुआ ना। तो अब उस क्रॉस सेक्शन पे करंट आएगा कि नहीं आएगा? और किधर आएगा? जिधर इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट है, इधर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके अपोजिट में कौन आ जाएगा बोलो? करंट। क्या आ जाएगा उसके अपोजिट में? कुछ इस प्रकार आएगा कि नहीं आएगा? बड़ा ही आसान सा चीज है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब थोड़ा स्टडी करते हैं कि कितना करंट आएगा, कि कितना करंट आ जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे। मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स डिफाइन कर रहा हूं, स्मॉल एन डिफाइन कर रहा हूं। ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम, है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपॉन, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा ये। मुस्कान इधर देखो, तो एक यहाँ पे ए डिफाइन कर रहा हूं, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर या कंडक्टर, जो भी कह सकते हो आप। वीडी क्या है बेटा? यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी गेन कर रहा है कोलिजन से पहले। अरे भैया दो कोलिजन के बीच में देखो, कोलिजन के बाद तो जीरो हो जाएगी मान लो स्पीड, तो उससे पहले, उसकी जीरो होने से पहले, टकराने से पहले कुछ तो स्पीड रही होगी ना। वो क्या है? उसकी ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहो आप उसको। क्लियर है ये चीज? ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्लियर है? अरे भाई हाँ या ना, ये वो वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? ड्रिफ्ट कर रहे हैं। समझ गए कि नहीं? चलिए अब यहाँ पे और देखिए ध्यान से, यहाँ पे ई क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है यहाँ पे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड का ना ई बोलूंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई कहूंगा। यहाँ पे ई अगर मैं लेता हूं तो ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें? देखना कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। अभी तक हम क्या देख चुके थे कि जब एब्सेंस था, जब मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी थी, तो कैसा बिहेवियर था। अब हम इसमें देखेंगे कि कंडक्टिंग वायर को हमने किससे कनेक्ट कर दिया है? एक वोल्टेज से, है ना। चलिए, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा? एक एक्सटर्नल फील्ड आ जाएगा, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स के पास में क्या आ जाएगी? एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। तो अब ये समझो कि ये जो लेंथ है आपका, मान लीजिए यहाँ पे कुछ डीक्यू चार्ज एंटर किए। कितने चार्ज एंटर किए? डीक्यू। तो इस डीएक्स में, इस डीएक्स लेंथ में टोटल कितना यहाँ से यहाँ इस क्रॉस सेक्शन को कितना चार्ज क्रॉस कर जाएगा? डीक्यू चार्ज। कितना कर जाएगा? डीक्यू चार्ज कर जाएगा क्रॉस। तो अब ध्यान दीजिए, हमें ये पता करना है कि इसमें ये करंट कितना फ्लो कर रहा होगा। चलिए, तो जो बेसिक करंट की डेफिनेशन होती है बेटा, वो क्या होती है? बोलिए, dq ओवर dt। ये होती है कि नहीं? अब यहाँ पे ये dq कितना होगा, अगर ये पता चल जाए तो करंट भी पता चल जाएगा। चलिए, तो dq निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो dq बराबर कितना? अच्छा, ये जो चार्ज है ये कितना है, कैसे निकालेंगे यहाँ पे? अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें, टर्म्स कुछ डिफाइन कर रहा हूं, जैसे स्मॉल n। ये क्या है? ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया? ये नंबर चार्ज डेंसिटी हो गई। क्या हो गई ये? कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इतने वॉल्यूम में। समझ गए ना? तो ये क्या हो गई? संख्या हो गई। किसकी हो गई? इलेक्ट्रॉन्स की। ये हर मटेरियल के लिए क्या होती है? फिक्स होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये मटेरियल के लिए क्या होती है? फिक्स वैल्यू होती है। मटेरियल के लिए फिक्स होता है। कॉपर है या एल्युमिनियम है, उनके लिए ये क्या होगी? संख्या फिक्स होगी। ये दिमाग में रखना, ठीक है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ये हम लोग सेमीकंडक्टर में बहुत अच्छे से समझेंगे कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो ओवरलैपिंग करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो नहीं जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो
फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन होते हैं बोलिए? जो कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप करते हैं, समझ गए? वही करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होते हैं? रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये जो एरिया है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा वो कितना है? ए। तो अब बताइए मुझे, इस इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन निकल आए होंगे और कितने निकल गए होंगे? जितने आएंगे उतने निकल जाएंगे। कितने? तो देखते हैं। तो वही चार्ज dq होगा कि नहीं होगा? तो यूनिट देखो बेटा, यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं? स्मॉल n। तो इस इतने वॉल्यूम में कितने होंगे? तो n इंटू जो भी ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? a इंटू डी एक्स, ये वॉल्यूम हो गया ना। और ये क्या हो गया बोलो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन आ गया? क्योंकि ये तो क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए इंटू ई कर दूंगा तो क्या आ गया? टोटल चार्ज। क्या आ गया? टोटल चार्ज। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दूं या dt से डिवाइड मार दूं पूरे में, तो I कितना आ जाएगा? dq ओवर dt बराबर n a dx अपॉन dt इंटू ई। बेटा ये क्या बन गया? देखिए ध्यान से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बन गया? जिससे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? ड्रिफ्ट, आगे जा रहे हैं, समझ गए? तो I का जो एक्सप्रेशन आया, देखो ध्यान से, कितना आया? कितना आया बच्चों? एन ई, ये क्या हो जाएगा बोलो? वी डी। एन ई ए वी डी। तो ये करंट का एक्सप्रेशन आ गया। बात समझ गए यहाँ पे? ठीक है, चलिए अब ये वीडी कैसे निकालेंगे, थोड़ा इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है बच्चों? U प्लस AT होता है कि नहीं होता है? बताइए। होता है। चलिए V यहाँ पे क्या हो गया? VD हो जाएगा। ये U कितना था? 0। मान लो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन के पास कितनी स्पीड थी? मान लेते हैं 0 थी। ठीक है, चलिए प्लस यहां पे ये कितना आ जाएगा? ये A कितना आ जाएगा? अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा, अच्छा इस पोटेंशियल की वजह से कौन आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। कौन आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए इस वायर का लेंथ L है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग से बना देता हूँ। ये वायर था, यही वाला वायर, इसका लेंथ ये L है, और यहाँ पे पोटेंशियल मान लीजिए बेटा 0 है, तो यहाँ पे कितना होगा पोटेंशियल? V। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव और यहाँ पे ये नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हाई से लो की तरफ। किधर होती है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगेगा बेटा वो किधर लगेगा? इधर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा ना, सॉरी पॉजिटिव, एक तरीके से पॉजिटिव पोटेंशियल क्या करेगा? इसे अट्रैक्ट करेगा। या यूं कहूं कि इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगेगा वो बेटा इधर की साइड में लगेगा, है ना? क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एफ ई कितना होगा? ये होगा ई इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाई एम। समझ गए ना? चलिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये ए बराबर ई बाई एम, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग। तो ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ, दो कॉलिजन के बीच का टाइम हो गया ये। तो उनके बीच में कितनी, दो कॉलिजन से पहले, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मान लो ये यहाँ से ऐसे आया, यहाँ पे 0 स्पीड से टकराने से पहले इसकी स्पीड कितनी गेन हो चुकी होगी? वीडी। कितनी हो चुकी होगी? तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है ये कितना है? टाउ। ये कितना है टाइम? टाउ। क्लियर है ना ये चीज? चलिए इसके बाद में हमें ये वीडी पता चल गया। अब वीडी हमको हम कहाँ पुट कर सकते हैं बच्चों? यहाँ आई के एक्सप्रेशन में पुट कर सकते हैं। तो आई बराबर कितना आ जाएगा बताइए? एन ई ई बाय एम इंटू टाउ। क्लियर है ये चीज? अच्छा ई के रिगार्डिंग में एक चीज और बता देता हूँ, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ई बराबर होता है ई इंटू एल बराबर होता है वी। तो ई बराबर कितना होगा यहाँ पे? वी बाय एल। तो वो भी चीज यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा? एन ई ए इंटू ई स्क्वायर लिख दूं इंटू ए, ये हो जाएगा वी डिवाइडेड बाई एल इंटू टाउ अपॉन एम। अब नोटिस करना है यहाँ पे कि कांस्टेंट वैल्यूज को मैं एक तरफ कर रहा हूं, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन
एम इंटू वी वाई एल, और ऊपर कौन आएगा, एरिया। ये चीज सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी है, समझ गए, किसकी प्रॉपर्टी है, ओनली मटेरियल प्रॉपर्टी, समझ गए ना। तो ये जो पूरा चीज है कांस्टेंट है फॉर गिवन मटेरियल, ये पूरा चीज क्या है, कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बोलो, सिग्मा। क्या बोलेंगे बच्चों, सिग्मा। चलिए अभी आई बराबर इसको बोल देंगे सिग्मा, क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्या होता है, इंटू वी इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। चलिए तो सिग्मा को यहां मैं डिफाइन कर देता हूं कि सिग्मा क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अच्छा, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में अपन ने पढ़ा था क्या, हीट ट्रांसफर में क्या के क्या होता था, थर्मल कंडक्टिविटी, वैसे ही यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। अच्छा, 1 सिग्मा ही क्या होता है बच्चों, रो, रेजिस्टिविटी, क्या होता है बोलिए, रेजिस्टिविटी। और ये मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है बच्चों, ये मटेरियल प्रॉपर्टी, मतलब जो सिग्मा है या 1 रो है वो कितना है बोलिए, एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टाउ। अब देखिएगा थोड़ा यहाँ पे, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया बेटा, क्या बढ़ाया, कोलिजन फास्ट होंगे, कोलिजन कैसे होने लगेंगे, फास्ट। जब कोलिजन फास्ट होने लगेंगे तो टाउ क्या करेगा बेटा, डिक्रीज, क्या करेगा, जब टाउ डिक्रीज करेगा तो सिग्मा क्या करेगा, डिक्रीज। तो रो क्या कर, ये डिक्रीज करेगा तो इसका उल्टा क्या करेगा, इंक्रीज। तो रो क्या करेगा बोलो, इंक्रीज, और रो इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज। तो क्योंकि अब रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे देखना, आई बराबर इसको 1 रो लिख देता हूं, तो बी अपॉन रो एल डिवाइडेड बाय ए, कुछ ऐसे अरेंज कर दूं तो बेटा ये बन गया आर, वी अपॉन आर बराबर कौन हो गया, आई, हो गया कि नहीं, तो ये आ गया रेजिस्टेंस, तो वी वाई आर। तो रेजिस्टेंस का जो एक्सप्रेशन आया रो एल बाय ए, ये आया, ठीक है कि नहीं, ये किसका एक्सप्रेशन हो गया बोलो, रेजिस्टेंस का। क्लियर है इतनी चीज। चलिए अच्छा, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, ध्यान देना, कि किस लेंथ के अलोंग करंट फ्लो कर रहा है और किस क्रॉस सेक्शन एरिया से होकर गुजर रहा है, इस पे भी करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी। तो रेजिस्टेंस रो पे डिपेंड कर रहा है ना, अगर मैं ऐसे जाऊं तो रो किस पे है, सिग्मा सिग्मा टाउ, समझ गए। तो ये पूरा, और ये किस पे, टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। क्लियर। अगला मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो ये क्या होगा, मोबिलिटी, मोबिलिटी जो डिफाइन करते हैं वो म्यू से डिफाइन करते हैं, किससे डिफाइन करते हैं, म्यू से। अच्छा सोचो, जितनी अच्छी मोबिलिटी होगी उतना अच्छा करंट होगा, अरे भाई हाँ है ना, जितना आयंस तुमने देखा था केमिस्ट्री वगैरह में भी, जितना आयंस की जितनी अच्छी मोबिलिटी उतना अच्छा करंट, समझ गए कि नहीं, क्योंकि उतना ही जैसे मोबिलिटी ज्यादा है मतलब अब कोई रोकने वाला उतना ही कम है, तो रेजिस्टेंस होता है जो करंट को, हाँ ऐसा तुम कह सकते हो एक तरीके से, ठीक है कि नहीं। तो अब देखिए एक डिफाइन कैसे होता है, ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। कम से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम लगाई है तब भी स्पीड, ये रेशो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी वेलोसिटी बहुत है, तो ये रेशो बहुत ज्यादा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अरे भाई हाँ है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अब वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर अच्छी खासी होगी तो करंट भी उतना ही ज्यादा अच्छा खासा होगा, समझ में आई मेरी बात, ठीक है कि नहीं। तो ये डिफाइन कैसे होता है बोलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, जैसे गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, जैसे 2-3 वायर है मेरे पास, एक कॉपर है, एक एल्यूमिनियम है, और एक मान कोई इंसुलेटर ही है, समझ गए ना। अब तीनों के अक्रॉस सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। अब कॉपर में या एल्यूमिनियम में या फिर एक इंसुलेटर में, किस में करंट ज्यादा फ्लो करेगा, कॉपर वायर में, किस में करेगा,
तुमने देखा होगा, इसलिए कॉपर वायर वाले जो तार होते हैं वो महंगे आते हैं। अरे हाँ या ना, क्योंकि वो अच्छे चालकता होते हैं, एक अच्छा उसमें करंट फ्लो करता है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है कि नहीं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं वो। समझ गए मेरी बात? इंसुलेटर में कुछ नहीं करेगा क्योंकि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उसमें। अरे भाई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उसमें, तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, मोबिलिटी नहीं है, तो फिर करंट भी पैदा नहीं होगा। बोलो क्लियर है ये चीज? चलिए, गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जिसकी ज्यादा वेलोसिटी होगी, समझ गए ना, उसका करंट भी ज्यादा होगा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता जाऊं तो मोबिलिटी सेम वायर के अक्रॉस पक्का? हाँ या ना? सोच लो, मोबिलिटी हर गिवन वायर के लिए गिवन टेम्परेचर पे फिक्स होती है। ये तो मटेरियल प्रॉपर्टी है ना, अभी तो मैं बोल रहा था कॉपर एल्युमिनियम। अरे हाँ या ना? तो गिवन मटेरियल के लिए गिवन टेम्परेचर पे क्या होती है? ये फिक्स। बस आपके आपकी आंखों में वो वाला चश्मा नहीं है जो मैं देखना चाह रहा हूं, वो ये याद करो थोड़ा सा। हाँ, अब बताओ कितना आया मोबिलिटी? कितना आया? E बाई एम इंटू, देख लो, ये सब कुछ, ये टाउ किसके लिए? हर मटेरियल के लिए गिवन टेम्परेचर पे क्या होता है? हाँ या ना? समझ में आ रही है मेरी बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से मटेरियल की प्रॉपर्टी थोड़ी बन जाए, कॉपर से एल्युमिनियम थोड़ी बन जाएगा वो, है ना? अच्छा, कभी पेपर में आ भी जाए कि मोबिलिटी, और सब बच्चे इसका आंसर क्या लगा देते हैं? हाइपरबोला। क्या लगा देते हैं? बट होगा क्या आपको भी पता है? कांस्टेंट। क्या होगा? हाँ, अगर टाउ के साथ में बन के आ जाए या टेम्परेचर के साथ में बन के, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाउ भी बढ़ेगा, टाउ घटेगा, तो उस तरीके से अगर आ जाए तो भी बना सकते हो आप। क्लियर है ये चीज? हालांकि ये बार बार आता रहता है इस तरह का क्वेश्चन, बच्चे फंसते रहते हैं इसमें। दूसरा चीज यहाँ पे एक और मुझे जो डिफाइन करनी है, आज का आखिरी टॉपिक, दैट इज करंट डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी? जैसे मास डेंसिटी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अरे नहीं होता क्या? चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो करंट डेंसिटी क्या ये होगा? चार्ज, करंट अपॉन वॉल्यूम। सोचो, नहीं। करंट डेंसिटी डिफाइन होता है बेटा यहां पे चार्ज, करंट फ्लो पर यूनिट एरिया। करंट फ्लो, समझ गए कि नहीं समझ गए? पर यूनिट एरिया, उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। जे वेक्टर से डिफाइन करेंगे इसे, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा बेटा। ये क्या होगा? ये है ना? चलिए देखिए ध्यान से, मान लीजिए एक वायर है, इसमें आई करंट जा रहा है सपोज, तो इसकी जो करंट डेंसिटी होगी, जिधर करंट जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, जिधर करंट, वहां से डायरेक्शन उठाएगा ये। समझ गए? जिस लेंथ के अलोंग करंट जा रहा है ना, उसी लेंथ के अलोंग या उसी डायरेक्शन में कौन होगा? जे वेक्टर। जे वेक्टर, क्योंकि जे इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है? ये, समझ गए ना? तो अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, कितना है बच्चा? ए। तो आंसर क्या आएगा? बोलिए जे की वैल्यू। जे वेक्टर है ना ये, तो कितना आएगा? आई अपॉन एरिया इंटू यूनिट वेक्टर, इंटू, और यूनिट वेक्टर किधर होगा? समझ में आ रहा है आपको? करंट की डायरेक्शन में किधर होगा ये? तो कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, अगर मुझे माइक्रो लेवल पे डिफाइन करना हो, मान लो छोटे से एरिया पे डिफाइन करना हो, डीएक्स एरिया, डीए एरिया पे डिफाइन करना हो, किस पे डिफाइन करना हो? तो उसमें देखो, ये आई करंट तो पूरे में है ना, पूरे क्रॉस सेक्शन में, तो डीए में कितना करंट होगा? डी आई कितना होगा? तो वहां पे जे तो कांस्टेंट है ना, जे कितना कहलाएगा वहां पे? भी डी आई डिवाइडेड बाय डी ए। यहां पे एरिया को मैं क्या ले रहा हूं? मैग्नीट्यूड। क्या ले रहा हूं? क्योंकि एरिया इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, है ना? पर मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूं? उसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे ले रहा हूं? समझ गए ना? अरे भाई डायरेक्शन कैसे आ जाएगी? अभी तो मैंने बोला, जिधर करंट जा रहा है उधर ही जे का डायरेक्शन होगा। क्लियर है ये? और कैसे लिख सकते हैं हम इसी चीज को? अगर मैं डी ए को उधर ले जाऊं, वैसे डी आई बराबर, है ना, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। समझ गए कि नहीं समझ गए? जे वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर है, ये क्या है? एरिया
तो डी आई वेक्टर। अगर टोटल करंट निकालना हो तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जे बराबर और इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए वेक्टर। अच्छा डॉट हटा दूंगा तो कौन आ जाएगा वैसे, व्हाट इज कॉस थीटा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड जे वेक्टर, ए वेक्टर एंड जे वेक्टर। अगर जे कांस्टेंट है तो आंसर कितना आएगा, अगर जे कांस्टेंट है, क्या है जे कांस्टेंट है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, जे बाहर आ जाएगा, डी ए का क्या हो जाएगा ए, तो जे डॉट ए या फिर जे इंटू ए कॉस थीटा। समझ गए कि नहीं, याद रखिएगा ये चीज। एक तरीके से कुछ ऐसा मान लीजिए कि एक मैं बनाता हूं फोटो आपके सामने, यहां पे देखो करंट ऐसे आ रहा है बच्चों, ठीक, और ये एरिया है, एरिया तो ऐसा है ना, ऐसे वायर कटा हुआ है, तो एरिया वेक्टर कैसे होगा बताइए, इस क्रॉस सेक्शन पे ऐसे होगा ना। मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल, तो अब इधर बताइए, जे तो इधर होगा ना वैसे, अरे जे तो आई की डायरेक्शन में होगा ना, तो ये थीटा है, तो ये वाला भी कितना होगा थीटा, तो ये कितना होगा, हाँ या ना, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आई, आई को डिफाइन कैसे करेंगे, अगर जे दिया है और ए दिया है तो जे इंटू ए कॉस, समझ गए कि नहीं, अरे भाई हाँ है ना, तो आई बराबर कितना आएगा जे ए, वो तो एंगल पे डिपेंड कर रहा है ना, ओरिजिनली क्या आएगा जे ए कॉस थीटा। क्लियर है ये चीज, व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन जे वेक्टर एंड ए वेक्टर। क्लियर है ये चीज, यहाँ पे मैंने वो प्रूव भी कर दिया, दिखा भी दिया आप लोगों को कि कौन सा एंगल रखना है। क्लियर है ये चीज, हाँ कोई समस्या है इसमें, बोलो कोई समस्या है इसमें नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं ऐसे कह दूं कि एक वायर है ये, इसमें जो करंट डेंसिटी है, ये एक्सेस है, यहां से स्मॉल आर पे है जो करंट डेंसिटी है, तो ऐसा एरिया होगा, वो वेरी कर रही है कुछ जे नॉट ब्रैकेट 1 माइनस आर बाई आर, कुछ ऐसे वेरी कर रही है, तो टोटल करंट इन द वायर कितना फ्लो करेगा, ये कैपिटल आर है, कैसे निकालोगे, मैंने बोला ध्यान दीजिए कि कुछ इस प्रकार, देख रहे हो, कुछ इस प्रकार करंट आ रहा है इस वायर में, रेडियस आर है, लेकिन एक्सिस से स्मॉल आर दूरी पे जो करंट डेंसिटी है वो कुछ इस प्रकार वेरी कर रही है। कैसे करोगे इसे, ठीक है, मैं इसका क्रॉस सेक्शन पर थोड़ा एरिया बना दूं, देखो ये इसका क्रॉस सेक्शन है, मैं क्या किया आर पे गया और इतना एरिया ले लूं, इतना सा, अरे इतना एरिया ले लूं, अरे बोले बिल्कुल सही बोला है उसने, सही आंसर दिया है ये। अच्छा ये वाला एरिया कितना होगा डी ए, ये कौन होगा, और ये कितना होता है 2 पाई आर इंटू, यही तो होता है, देखो इसको खोल दो, ये थिकनेस कितनी है डी आर, ये थिकनेस कितनी है, इसे ऐसे खोल दोगे तो लगभग रेक्टेंगल जैसा बनेगा, लेंथ होती है 2 पाई आर, और ये कितना है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, इतना डी ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा इसका, है ना, तो बस अब तो करंट बराबर लिख दो इंटीग्रेशन जे इंटू डी ए कॉस 0 है कि नहीं ये बताइए, अरे इधर ही तो एरिया वेक्टर है, डी ए वेक्टर भी इधर ही है और करंट भी इधर ही है, हाँ है ना, ठीक है, तो जे कितना है, जे नॉट 1 माइनस आर वाई इंटू 2 पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 से आर, कुछ कॉमन आ रहा है 2 पाई जे नॉट इंटीग्रेशन आर माइनस आर स्क्वायर बाई आर इंटू 0 से आर, कितना आंसर आ जाएगा, जे बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी आई बराबर कितना आ जाएगा यहां बोलो, 2 पाई जे नॉट ब्रैकेट इंटीग्रेशन करो आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर क्यूब बाई 3r ब्रैकेट 0 से, हाँ तो 2 पाई जे नॉट ब्रैकेट आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब बाई
पूरा वो तो जीरो ही हो जाएगा पूरा एक। हाँ तो ये भी एक कट जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा, अरे बचेगा ना, तो आर स्क्वायर बाई 6, तो अपॉन में एक और 2 है मेरे पास, तो पाई जे नॉट बाई 3। हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, तो बोलो यहां से आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा एक और बात बताइए, आर बराबर, आप इसको और कोई तरीके से सोच सकते थे क्या, इसको कोई और तरीके से आप इसे सोच पाते, इसको कोई और तरीका है आप पे सोचने का। अब बहुत सारे बच्चे इसमें एक गलती कर देते हैं, वो मैं गलती बता देता हूं बच्चे डायरेक्ट, वो ये सोचते हैं कि ये लीनियरली वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है, कैसे वेरी कर रहा है, तो वो क्या करते हैं कि जैसे बार बार एक दिमाग में आ जाता है ना लीनियर है तो एवरेज से काम चला लो, अरे हाँ है ना, तो बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे आर की वैल्यू 0 पुट करोगे तो जे नॉट आ जाएगा यहाँ, और वहां क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, आर की वैल्यू आर तो आर अपॉन आर 0 आ जाएगा, तो 0 प्लस जे नॉट अपॉन 2 तो जे बाई 2 इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर ऐसे कर देते हैं। ये तो गलत है ना, अरे क्या है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये एक और आर आ रहा है, समझ गए ना, अरे भाई समझे कि नहीं, अगर ये लीनियर रहता और ये आर यहाँ पे नहीं आता, सिर्फ डी आर आता है यहाँ पे, सिर्फ क्या आता, याद करो जैसे मैं बोलता हूं ना आई डी टी इंटीग्रेशन अपॉन डेल्टा टी, ये आई एवरेज निकल जाएगा, बोलता हूं कि नहीं, तो यहाँ पे देखो ये लीनियर है, इसके साथ में कोई और नहीं है, सिर्फ डी टी है, देखो, अरे हाँ या ना, यहाँ पे कोई ऐसा ऐसा एक और टी का मल्टीप्लाई आ जाता ना तो ये भी काम करता क्या, नहीं, लीनियर फंक्शन इंटू डी होना चाहिए, अरे भैया हाँ या ना, यहाँ पे लीनियर फंक्शन इंटू 2 पाई आर, एक और फंक्शन आ गया आर, अरे हाँ या ना, तो अब ये लीनियर थोड़ी ना बचा, ये आर स्क्वायर इंटू आर हुआ कि नहीं हुआ, अरे यार आर स्क्वायर इंटू आर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, अरे बात समझ रहे हो कि नहीं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए, मैंने कई बार बोला है जब पैराबोला होता है, ये पैराबोलिक बना, पैराबोला का जो देखो एक पैराबोला होता है उसका ऐसे एरिया निकालते हो आप, अरे ये वाला एरिया निकालते हो, याद करो 1/2 से कम आता है कि नहीं, अगर ये ट्राइंगल बनता है तो 1/2 होता, अब 1/2 से ये वाला एरिया नीचे वाला इससे कम आता है कि नहीं, तो ये होता है 1/3, क्या होता है ये, तो पैराबोलिक फंक्शन बना, कैसा बना, तो पैराबोलिक फंक्शन में तो आप ये कर सकते थे 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट एरिया के लिए, समझ गए ना, अरे भाई हाँ या ना, लेकिन अपन इतना दिमाग क्यों लगाएं, अपन मैथ्स के स्टूडेंट तो है नहीं, ठीक है, चलिए हम लोग क्या बिल्कुल सिंपल क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और आंसर पाएंगे, हमें ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, जो गलती कर सकते थे कि एवरेज लेके वो मैंने आपको बता दी। अच्छा और बाकी के ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आई थिंक मान के चल रहा हूँ ये सब हो जाएंगे कि ए वेक्टर है 2i कैप माइनस 3 जे कैप मीटर स्क्वायर, और जे वेक्टर है 3i कैप प्लस 4 जे कैप, समझ गए ना, अरे भाई बोलो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, बताओ करंट कितना फ्लो करेगा इस क्रॉस सेक्शनल बारे, ये किसी क्रॉस सेक्शन के दे रखे हैं, करंट कितना फ्लो करेगा निकाल लोगे आराम से, अरे भाई हाँ या ना, ठीक है कि नहीं, एक काम करते हैं यहां भी मैं माइनस ले लेता हूं, तो कितना आ जाएगा, करंट कितना आ जाएगा बोलो, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर 6 12 18 एम्पियर, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तुरंत तुरंत बन जाएंगे, ठीक है, तो ध्यान देना, ये बहुत सिंपल चीज थी, करंट डेंसिटी क्या होती है, बच्चे लोगों के दिमाग में ही आता है डेंसिटी सुनते ही क्या कि पर यूनिट वॉल्यूम होगा, जो भी होगा, यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम ना होती है, क्या पर यूनिट एरिया है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, वायर में जिस लेंथ के अलोंग है उधर ही करंट डेंसिटी होगी, समझ गए ना, एरिया वेक्टर के अलोंग भी कह सकते हो, लेंथ उस लेंथ पे है ना, अरे भाई हाँ है ना, क्लियर है ये चीज, लेंथ के अलोंग, जैसे एरिया वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट लेंगे कि नहीं, लेंथ के अलोंग, हाँ है ना, करंट की डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होना चाहिए, करंट की, तो करंट डेंसिटी क्या होगी बेटा आई अपॉन ए, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, करंट जिस लेंथ के अलोंग है उस लेंथ के अलोंग जे वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी, क्लियर है ये चीज, कोई समस्या तो नहीं यहाँ पे,
ठीक है कि नहीं। मोबिलिटी क्या होती है, वीडी बाई ई डिफाइन की गई है। गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड पे जितनी जिस वायर की इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी उस वायर में करंट ज्यादा फ्लो करेगा। समझ गए, कुछ इस प्रकार है। कुछ इस तरीके के अच्छे क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं, वो भी हमने